हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा। फिर से लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए वॉरियर्स ड्रिल 41। आइए देखते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर द क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन देखिए, मैंने पूछा था वो वॉरियर्स ड्रिल 39 में। इसमें देखिए आई विल गो डैश द 7:30 बस। तो इसमें सारी चीज़ें सही बताई थी मैंने, शायद ऑप्शन गलत बता दिया था, ऑप्शन बी बता दिया था मैंने। आई एक्सप्लेन वेल, आई एक्सप्लेन द राइट थिंग, लेकिन ऑप्शन बी बता दिया था। यहाँ ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बाकी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। तो यहाँ पर ऑन होगा, चूँकि स्पेसिफिक बस की बात हो रही है तो क्या होगा, ऑन द 7:30 बस, ऑन का यूज़ हो जाएगा। और बाकी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप ऐप पर जाके PDF अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उसको फिर से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हर बिहेवियर वॉज इंग्रीजियस। अगर किसी का बिहेवियर इंग्रीजियस है, आपको ये बताना है कि इंग्रीजियस, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रीजियस हियर? इफ somebody's बिहेवियर इज इंग्रीजियस, व्हाट डज इट मीन? वेरी गुड, वेरी शाय, वेरी बैड, वेरी शेमफुल। तो किसी का अगर बिहेवियर इंग्रीजियस है दोस्तों, तो वो बहुत ख़राब बिहेवियर है, ध्यान में रखिएगा। इंग्रीजियस बिहेवियर इज़ वेरी बैड बिहेवियर, आज के बाद नहीं भूलिएगा। और प्रोनाउंसिएशन क्या है इंग्रीजियस, आइए और इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, इंग्रीजियस, एक्सट्रीमली बैड, एंड कोई भी चीज़ एंड इंग्रीजियस एरर हो सकती है, बहुत ख़राब गलती आपने कर दी हो, कोई ब्लंडर कर दिया हो तो इंग्रीजियस एरर। हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान was an egregious error. Okay, egregious is something very bad. Let's move on to next question. Prime Minister Trudeau also seemed to dial down his statement. यहाँ पर what do you mean by dial down? Prime Minister Trudeau also seemed to dial down his statement. Increase, make a call, correct, reduce. If you dial down something, you reduce the फ्रीक्वेंसी, यार आप उस चीज़ को थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, रिड्यूस। तो डायल डाउन मीन्स रिडक्शन, कम करने से मतलब है, इसको देख लीजिए, टू रिड्यूस द अमाउंट, डिग्री और पावर ऑफ अ क्वालिटी। किसी चीज़ की अमाउंट कम कर देना, या डिग्री कम कर देना, या पावर कम कर देना, या क्वालिटी कम कर देना। ही कॉल्ड ऑन बोथ साइड्स टू डायल डाउन द एंगर एंड स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। डायल डाउन द एंगर मतलब अपने गुस्से को कम कीजिए। यू कैन डायल डाउन योर एंगर, यू कैन डायल डाउन योर इमोशंस, यू कैन डायल डाउन योर स्टेटमेंट। इस तरह यूज होता है, कम करने के अर्थ में डायल डाउन यूज होता है, आप ये ध्यान में रखिए। अप द आंटे, अप द आंटे इंक्रीज योर डिमांड्स, डिक्रीज योर डिमांड, और किल समवन, अचीव समथिंग। ये बहुत अच्छा इडियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और आपको एग्जाम में, वेरियस एग्जाम्स में किसी भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब द आंटे का मतलब क्या होगा, आप बताएं। चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर व्हेन यू इंक्रीज योर डिमांड्स, इट मीन्स यू आर अपिंग द आंटे, ध्यान में रखिएगा। अब द आंटे मीन्स इंक्रीज द डिमांड। If you up the ante, you increase your demands are the risks in a situation in order to achieve a better result. Okay? अपनी डिमांड को आप बढ़ा देते हैं या अपने रिस्क को बढ़ा देते हैं ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। तो डिमांड को बढ़ा देने के सेंस में अप द आंटे यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। द गवर्नमेंट हैज अप्ड द आंटे, ये देखिए, अप द आंटे बाय रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट अंटिल अ सीज फायर हैज बीन अग्रीड, कि जब तक सीज फायर नहीं हो जाता हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो डिमांड बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। ओके, क्या डिमांड बढ़ाई कि जब तक सीज फायर नहीं हो जाता हम बात नहीं करेंगे। आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द रायट पुलिस अप्रोच्ड द क्राउड बैक्ड ऑफ। एक बहुत अच्छा फ्रेज है, बैक्ड ऑफ। अटैक्ड, फॉट, मूव बैकवर्ड्स, गॉट बैकअप। क्या होगा बताइए? बैक्ड ऑफ, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा ही उसका अर्थ है, मूव बैकवर्ड्स, पीछे हट जाना। बैक्ड ऑफ मतलब पीछे हट जाना।
ये देखिए, बैक ऑफ, टू मूव बैकवर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम समबडी समथिंग फ्राइटनिंग एंड और अनप्लेजेंट। किसी चीज़ जो कि फ्राइटनिंग है, डरावनी है या अनप्लेजेंट है, उससे बचने के लिए पीछे हट जाना। तो स्टॉप थ्रेटनिंग, क्रिटिसाइजिंग और एनॉइंग समबडी। एक दूसरा अर्थ क्या होता है, किसी को थ्रेटन करना, क्रिटिसाइज करना या एनॉय करना, बंद कर देना भी बैक ऑफ का मतलब होता है। ये देखिए ऐसे यूज होता है, बैक ऑफ, देयर इज नो नीड टू येल एट मी। ओके, कि मतलब चिल्लाओ नहीं, मुझ पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। बैक ऑफ मतलब शांत हो जाओ। ओके, तो स्टॉप थ्रेटनिंग, क्रिटिसाइजिंग और एनॉइंग समबडी। द प्रेस हैव अग्रीड टू बैक ऑफ एंड लीव द कपल अलोन। जो प्रेस है, मीडिया है, वो इस बात पे सहमत हो गया कि वो बैक ऑफ करेगा। बैक ऑफ करेगा मतलब क्रिटिसाइज करना बंद कर देगा। ओके, और कपल को अकेला छोड़ देगा। बैक ऑफ मतलब स्टॉप क्रिटिसाइजिंग भी होता है। एक तो पीछे हट जाना अर्थ मैंने बताया, दूसरा स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। Let's move on to next question. Question number 5. He continued to rule the country de facto. कई बार हमने इसके पहले भी बताया है de facto, but you have to be into the habit of studying the things well. इतनी मॉक ड्रिल, ट्राउंस ड्रिल, वॉरियर्स ड्रिल चल रही है, बहुत सारी यूट्यूब मॉक ड्रिल अलग से कराई गई, पेड मॉक ड्रिल अलग से कराई गई, ट्राउंस ड्रिल, इतनी सारी चीज़ें कराई गई हैं, और सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए डाले गए हैं। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको पढ़ें, ये इट्स योर ड्यूटी। और आपको डेली वोकैब तो करनी ही चाहिए, खासकर जो वोकैब वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है। तो ही कंटिन्यूड टू रूल द कंट्री डी फैक्टो। व्हाट डू यू मीन बाय डी फैक्टो? एग्जिस्टिंग इन फैक्ट ऑल्दो परहैप्स नॉट इंटेंडेड लीगल आर एक्सेप्टेड लीगली सोशली फोर्सफुली। क्या होगा? तो यहाँ पर ए वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, जो डी फैक्टो होता है, कोई अगर शासक वो डी फैक्टो है, डी फैक्टो है, इट मीन्स वो रियल में है, रियलिटी में है। अगर समबडी, इफ सपोज किसी देश का प्रधानमंत्री डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो रियलिटी में तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कानूनन हो। वो कानूनन नहीं है, लीगली नहीं है, बट इन रियलिटी ही इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऐसे होता है। अगर प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, डी फैक्टो प्रेसिडेंट है, इट मीन्स वो लीगली नहीं अपॉइंटेड है, लीगली नहीं वो इलेक्टेड है, लेकिन रियलिटी में वही है। ओके, तो नॉट इन लीगल टर्म्स बट इन रियलिटी, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, रियलिटी वही है, ऑल्दो परहैप्स नॉट इंटेंडेड लीगल और एक्सेप्टेड। तो ध्यान में रखिएगा ये। और देख लीजिए, डी फैक्टो इन अ वे दैट एग्जिस्ट एज अ फैक्ट ऑल्दो इट मे नॉट बी लीगली एक्सेप्टेड। तो कोई भी चीज़ जो रियलिटी में तो वही प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कानून की बात करेंगे तो कानूनन उनका कोई हक नहीं बनता। अगर इस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या किसी ओहदे पर विद्यमान है, किसी पद पर बैठा हुआ है, तो उसे डी फैक्टो बोलेंगे। I hope it's loud and clear. Let's move on to next question. This amendment equal protection clause generally forbids de jure racial discrimination. एक और de facto के साथ ही एक शब्द और आता है de jure. What do you mean by de jure racial discrimination? अगर कोई amendment क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हाँ, प्रोटेक्शन क्लास जनरली फॉरबिड डी ज्योर रेशल डिस्क्रिमिनेशन। अगर अपने भारतीय संविधान का कोई एक्ट, कोई आर्टिकल रोकता है कास्ट सिस्टम को, डी ज्योर कास्ट सिस्टम को रोकता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डी ज्योर? ओके, डी ज्योर रेशल डिस्क्रिमिनेशन, फॉरबिड्स डी ज्योर रेशल डिस्क्रिमिनेशन, फॉरबिड डी ज्योर कास्ट सिस्टम, फॉरबिड्स डी ज्योर touchability. तो de jure, what does it mean by de jure? According to the law, according to the social norms, according to convention, de facto क्या होगा बताएं? तो de jure मतलब according to law, कानून द्वारा प्रतिबंधित। ओके, de jure कोई चीज जो कानून के द्वारा बाय लॉ प्रोहिबिटेड है, उसे de jure बोलेंगे। ओके, लेकिन de facto क्या था? रियलिटी में था, कानूनन नहीं था। अब ये हो सकता है कि कोई चीज de jure तो प्रोहिबिटेड हो, लेकिन वर्तमान में रियलिटी में उसका दूसरा पक्ष हो। जैसे अपने यहाँ जाति प्रथा को क्या किया गया है, एबॉलिश किया गया है कि जाति प्रथा जो है, लेकिन
डी फैक्टो तो ये विद्यमान है, अभी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन डी ज्योर ये एबॉलिश कर दी गई है अपने बाबा साहब के संविधान में। इसे क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया है, डी ज्योर कानूनन एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन डी फैक्टो अब भी है, विद्यमान है। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डी ज्योर एंड डी फैक्टो। डी ज्योर इज समथिंग लीगल, डी फैक्टो इज समथिंग may not be legal but in reality. Okay, क्वेश्चन नंबर 7, ये डी ज्योर का एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया वही है, ही हेल्प पावर डी ज्योर एंड डी फैक्टो। देखिए एक बहुत अच्छा यूज है, जैसे मैं कहूँ आवर प्राइम मिनिस्टर हेल्प पावर डी ज्योर एंड डी फैक्टो, कि मतलब कानूनन भी और रियलिटी दोनों में उनके पास शासन है अपने प्रधानमंत्री के पास। तो ही हेल्प पावर डी ज्योर एंड डी फैक्टो। शी वॉज indefeatable in her search for the truth. ओके, यहां बताइए indefatigable का मतलब क्या होगा, indefatigable का मतलब क्या होगा, ये वाला जो वर्ड है, in her search for truth, hopeless, optimistic, never giving up, tired। तो यहां पर क्या होगा, indefatigable। indefatigable फटीक से बना है, देखिए ये मेन वर्ड है, फटीक मतलब थकान, फटीक मीन्स थकान, इनडिफैटिगेबल मतलब जो थकान से रहित हो, अथक, नेवर गिविंग अप जो कभी भी छोड़ने के लिए ना तैयार हो। जिस चीज़ को मान लो, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलटी ग्रेड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी लेक्चरर एंड योर एफर्ट इज इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल मीन्स आप बिल्कुल अथक होके लगे हुए हो कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, एग्जाम लेट हो रहे हैं फिर भी कोई मतलब नहीं है, अगर दूसरे तैयारी कर रहे हैं आई विल आल्सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग द एग्जाम, और जब भी एग्जाम होगा आई विल गेट द टॉप रैंक। ये जब एटीट्यूड होता है तब आपको सफलता मिलती है। तो नेवर गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं, इनडिफैटिगेबल। ये देखिए ये है इनडिफैटिगेबल, never giving up or getting tired of doing something, an indefatigable defender of human rights, ऐसे यूज होता है। They shot 10 hostages in reprisal for the assassination of their leader. In reprisal, what do you mean by in reprisal? In reprisal, उन्होंने 10 hostages को मार दिया in reprisal for the assassination of their leader. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इन रिप्राइजल, रिटेलिएशन, इन एंगर, इन बैड मूड, इन सस्पेंशन, तो यहाँ रिटेलिएशन हो जाएगा। इन रिप्राइजल मीन्स बदले की कार्रवाई में, जैसे इंडिया सस्पेंडेड द डिप्लोमेट ऑफ कनाडा इन रिप्राइजल टू द एक्शन ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने पहले सस्पेंड किया, पहले ही मैंने आपको बताया था, और इन रिप्राइजल टू देयर एक्शन, इन रिप्राइजल टू देयर एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने भी सस्पेंड कर दिया कनाडा के डिप्लोमेट को कि यहाँ से चले जाइए, एक्सपेल कर दिया, इनफैक्ट नॉट सस्पेंड। रिप्राइजल देख लीजिए, वायलेंट और अग्रेसिव एक्ट टुवर्ड्स समवन बिकॉज ऑफ समथिंग बैड दैट दे हैव डन टुवर्ड्स यू। किसी ने आपके साथ पहले बुरा किया और उसके बदले में आप जो उसको रिएक्ट करते हैं वो होता है रिप्राइजल। सिनोनिम रिटेलिएशन हो जाएगा। दे डिड नॉट वांट टू गिव एविडेंस फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल, वो एविडेंस नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि रिप्राइजल होगा, बदला लिया जाएगा। इफ ही रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली दे वुड रिस्पॉन्ड इन काइंड। यहां पर इस फ्रेज का अर्थ बताना, इन काइंड। अगर उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे इन काइंड। If he responded positively, they would respond in kind. What do you mean by in kind? Kindly, mercilessly, in the same way. Positively तो यहाँ पर in the same way हो जाएगा। In kind means in the same way। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर फ्रेजेस का बहुत महत्व है, और एक क्वेश्चन आपको आउट कर सकता है, एक क्वेश्चन आपको इन कर सकता है। बी रेडी, आप इधर उधर के भटकाव से बचे, सही जगह पर, टू द पॉइंट जगहों पर। आप बहुत सारे आज के डेट में थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स आर देयर और दे ऑल आर क्लेमिंग टू गेट यू सक्सीड। तो इन दिस केस आपका अपना डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेहनत कीजिए, लग के मेहनत कीजिए, और ये ध्यान में रखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब, सोशल मीडिया एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल। 50% रोल बुक्स का है, और बुक्स को कैसे पढ़ना है, दिस इज एन आर्ट।
बुक्स को पढ़ना एक कला है, कैसे पढ़ना है, कौन सा अप्रोच अपनाना है। कोई भी बुक पेज नंबर 1 से पेज नंबर लास्ट तक नहीं पढ़ी जाती। विद्वान नहीं बनना है, यू आर सपोज टू बीट द कॉम्पिटिशन। ओके, तो ध्यान में रखिए। ओके, एक प्रॉपर अप्रोच के लिए द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश आपका स्वागत करता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए हम एक एक कैंडिडेट से प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर अप्रोच डिस्कस करते हैं। और बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दिया कीजिए, और जो वीडियो है इसको 1-2 लोगों में शेयर कर देंगे तो इससे टीचर का मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो आई एक्सपेक्ट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम यू। आप शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, चाहे एक ही कैंडिडेट में शेयर कीजिए, और कमेंट अगर आप कर सकें तो ज़रूर किया कीजिए, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन काइंड देखिए, इन द सेम वे विथ समथिंग सिमिलर। ओके, इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन काइंड इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे। ओके, जैसे He met me with a lot of love and I responded in kind, means मैंने सेम वे में बिहेव किया। ओके, आई reciprocated his behavior। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Someone's been snooping around my apartment। What do you mean by snooping around? Snooping around comes to look around secretly and without permission in order to find out information etc. Walking, loitering, all। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, स्नूप अब की बार ये वर्ड कहाँ से आया? अब की बार जो अपने यहाँ आए थे G20 में कैनेडियन पीएम, तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए जो होटल में जो रूम अलॉट किया था वहाँ वो नहीं रुके। वो क्यों नहीं रुके? यहाँ पर उनको ये डर था कि इंडियन गवर्नमेंट में स्नूप अपॉन मी। ओके, हमारी निगरानी ये कर सकते हैं, हमारे बारे में ये क्या कर सकते हैं, सीक्रेटली देख सकते हैं, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। तो वो उस कमरे में नहीं रुके, उस होटल के कमरे में नहीं रुके जहां पर उन्हें अलॉट किया गया था। तो टू लुक अराउंड सीक्रेटली एंड विदाउट परमिशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, ये होता है स्नूप अराउंड का मतलब। ओके, सो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज फियरफुल ऑफ बींग स्नूप्ड अपॉन। उनको ये डर था कि उन्हें उनकी निगरानी न की जाए, उन पे एक तरह से निगाह न रखी जाए, उनसे उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। ओके, और बाद में आप जानते ही हैं, सब्सिक्वेंटली उन्होंने आरोप लगाया इंडिया पे कि इंडियन एजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग वन ऑफ द कैनेडियन सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर स्नूप का देखिए यहाँ पर दिया है, ताक झांक करना, कुछ पता लगाने के लिए लुक छिपकर और बिना अनुमति के इधर उधर देखना। She suspected that her neighbors visited just to snoop on her। ओके, उसको ये शंका हुई कि जो उसके नेबर्स हैं वो विजिट कर रहे हैं उसकी ताक झांक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस। सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन इज बीइंग रिफर्ड टू हुम बाय मिल्टन। किसके लिए ये मिल्टन ने कहा है? कोर्ट राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन, फ्रेंच आर्मी, राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, ऑल ऑफ द अबव। बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। क्या कोर्ट राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज, ये ध्यान में रखिएगा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट, इन द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 10। किस इंसिडेंट से मोटिवेट हुए, इंस्पायर्ड हुए शेक्सपियर राइट डाउन करने के लिए टेम्पेस्ट को? हिज सीक्रेट हॉबी, परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स, बी द डिफीट ऑफ आर्मेडा, सी शिपरेक दैट अकर्ड ऑन द आइलैंड ऑफ बारमुडा इन 1609, डी नन। क्वेश्चन नंबर 12। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। द शिपरेक दैट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, The shipwreck that occurred on the island of Bermuda in 1609, इस इंसिडेंट से वो इंस्पायर हुए ऐसा माना जाता है। वैसे टेम्पेस्ट ओरिजिनल वर्क्स में आता है शेक्सपियर के, तो इसका कोई सोर्स तो है नहीं वैसे, लेकिन कहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली वो यहाँ से मिली। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी।
Rape of the Lock by Alexander Pope is based on romance, a small matter of the court which led to a great quarrel between two families, Greek tragedy, French folklore. कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्ड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में स्मॉल मैटर ऑफ द कोर्ट विच लेड टू ग्रेट क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज, यहाँ से अलेक्जेंडर पोप ने इसको बेस किया, यहाँ से आधार लिया किसका? रेप ऑफ द लॉक का. Let's move on to next question. Someone who strolls aimlessly and enjoyably observing life and their surroundings, उसे क्या कहेंगे? डेमागॉग, आर्बिट्रेटर, फ्लैनर, बेलिजरेंट. क्या बोलेंगे आप बताइए? जो स्ट्रॉल करता है, निरुद्देश्य बिल्कुल इधर उधर घूमता है, एंजॉय करता है, लाइफ को ऑब्जर्व करता है, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है. कहने का मतलब बिल्कुल जिसे राहुल सांकृत्यायन ने बोला है ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ. तो ये इस तरह की जो मिजाज का व्यक्ति है. क्वेश्चन नंबर 14 बताइए तो क्या बोलेंगे? फ्लैनियर बोलेंगे. इसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये फ्लैनियर होगा, ध्यान में रखिएगा. ये है फ्लैनर. Flanner is someone who walks around not doing anything in particular but watching people and society. जो भ्रमण पे निकलता है और उसका उद्देश्य सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, विटनेस करना होता है लोगों को, समाज को. उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फ्लैनर. और ऐसे बहुत सारे आज के डेट में यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, ब्लॉगिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं, पैसे भी कमाते हैं और दे आर एंजॉइंग एंड ऑब्जर्विंग, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एडवर्ब. ए ऑप्शन हो गया. बी ऑप्शन पर आते हैं, एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट. C option है, an intransitive verb cannot be changed into passive voice because it has no predicate. D option, an intransitive verb cannot be changed into passive voice because it has no object. तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 15 में अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं D आंसर करूंगा और यकीन मानिए D ही यहाँ सही है. यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. यू कैन अवेल द PDF फॉर ज्वाइनिंग आवर ऐप. ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, सारे डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, नंबर्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज यूज बिटवीन सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट? कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, डैश. आप पंक्चुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LT ग्रेड, TGT, इस सब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16, सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, उनको जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, डैश. क्वेश्चन नंबर 16, यहां कॉलन का यूज होगा, ध्यान में रखिएगा. किसका यूज होगा? कॉलन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉलन के बारे में देख लीजिए. द कॉलन इज यूज बिटवीन सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस. देखिए यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. आफ्टर द सर्विस द वुमन परफॉर्म्ड ग्रेटफुल टास्क, कॉलन, दे लिट द टाइनी कैंडल्स वन बाय वन. ऐसे यूज होता है. ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ ऑल, नथिंग इज ऑफ ग्रेट वैल्यू. अब देखिए दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा गया है. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप योर जॉब. अब बताइए इसको इनडायरेक्ट में क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं. क्वेश्चन नंबर 17, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. यहां पर ही आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड गिवन अप हिज जॉब. यहां पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा. चेंज द वॉइस, द स्ट्रिक्ट जज पनिश्ड हिज करप्ट क्लर्क. यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. His corrupt clerk is punished by the strict judge. The corrupt clerk is being punished by the strict judge. The corrupt clerk was punished by the strict judge. His corrupt clerk was being punished by the strict judge. क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्ड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही है. His corrupt clerk was punished by the strict judge.
Agitprop theatre, a well-known form that in the 20th century, is from the folk theatre in rural England, Brechtian drama, Marxist and or communist propaganda using the theatre form, a civil rights movement on the streets of Chicago, United States. क्या होगा इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा था। एजिटप्रॉप थिएटर जो था, आप ध्यान में रखिए इस बात को, ये क्या था एजिटप्रॉप थिएटर, ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा। आप कहेंगे प्रोपोगेंडा क्या है, तो जस्ट गूगल इट एंड टेल मी प्रोपोगेंडा क्या होता है। नरेटिव और प्रोपोगेंडा में क्या फ़र्क होता है आप मुझे बताइएगा। यू हैव टू बी केयरफुल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनके बारे में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नरेटिव एंड प्रोपोगेंडा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। जब भी आप देखें उसके बाद गूगल करें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नरेटिव एंड प्रोपोगेंडा और बताइए। स्पेशली दोज हु आर इंटेलिजेंट वंस, वो बताएंगे, मुझे मालूम है। ये देखिए एजिटप्रॉप short for agitation and propaganda was a communist theatrical genre in interwar Europe, largely scripted and performed by amateur, designed to inculcate communist values into the consciousness of workers. तो इसका उद्देश्य कम्युनिस्ट वैल्यूज़ को इनकलकेट करना था, किसमें, वर्कर्स में, जो समय के मजदूर वर्ग था उनमें साम्यवादी विचारों को भरना इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, एजिटप्रॉप थिएटर का। Granville Barker was responsible for the introduction of English stage of Galsworthy's following plays, excepting one, identify the odd one out. अब देखिए ग्रेनवाइल जो बार्कर थे ये इंट्रोड्यूस करते थे स्टेज में गैल्सवर्दी के प्लेज को, लेकिन किस एक प्ले को इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया उसी को बताना है, आपको जवाब देना है। जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइप, लॉयल्टीज़। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। द सिल्वर बॉक्स को ग्रेनवाइल बार्कर ने स्टेज में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी जस्टिस, स्ट्राइप, लॉयल्टीज़ को ग्रेनवाइल बार्कर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश स्टेज में। ओके, सिल्वर बॉक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप ऑल द 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, खासकर वोकैब के क्वेश्चन, लिटरेचर के क्वेश्चन तो आप करते ही रहते हैं। बी केयरफुल रिगार्डिंग वोकैब एंड ग्रामर, और जो हमने स्ट्रैटेजी बताई है, जो हमने अप्रोच बताया है, उस पर स्टिक रहिए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। यूपी में लेट एग्जाम जरूर होते हैं, लेकिन जब भी होगा आप बिल्कुल सफल होंगे तब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।